नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं और आज के इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स में मैं आप लोगों के साथ अनुच्छेद की बात करूंगा। इससे पहले के वीडियो में आपने अनुसूची के बारे में, भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में अध्ययन किया और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ भाग 1, 2, 3, 4, 5 जो भाग मैंने पहले भी बताया कि भारतीय संविधान जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में 22 भाग था और अभी वर्तमान में संशोधन करते हुए उसमें कुल भाग संख्या 25 हो गई है। तो विभिन्न भागों को देखते हुए उसमें जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद की चर्चा कर रहा हूँ। तो जैसा कि भाग 1 भारतीय संविधान में भाग एक में संघ एवं उसके राज्य के बारे में चर्चा है, संघ एवं उसके राज्य के बारे में। और इस भाग 1 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की चर्चा है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। प्रश्न यदि पूछेगा कि भाग 1 में किस अनुच्छेद कौन कौन सा अनुच्छेद है, तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। उसके बाद भाग 2 और इस भाग 2 में नागरिकता के संबंध में उपबंध दिया गया है। तो नागरिकता के संबंध में नागरिकता, सिटीजनशिप, और ये सिटीजनशिप जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। तो अनुच्छेद 5 to 11, 5 से 11 तक में नागरिकता की चर्चा है। नागरिकता किन किन संदर्भों में ग्रहण किया जाता है, किन किन परिस्थितियों में नागरिकता का परित्याग होता है और नागरिकता के संबंध में कानून बनाया जाता है किस संदर्भ में, इन सारी बातों पर चर्चा होती है। भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा है। उसके बाद भाग 4 भारतीय संविधान में भाग 4 में जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व की चर्चा है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। और ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व। और इसी राज्य के नीति निदेशक तत्व में ही मौलिक कर्तव्य की चर्चा है, जब मैं इस सेगमेंट पर अध्ययन करूंगा या फिर विशद चर्चा करूंगा। भाग 5 में संघ के बारे में है, यूनियन जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 यानी 52 से लेकर 151 तक, 151 तक। और भाग 5 के बाद भाग 6 में राज्य के बारे में चर्चा है, और ये राज्य के बारे में चर्चा है। राज्य अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। इन राज्य और संघ के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा उसको हम लोग एक अलग वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, जो एक टेक्निकल रूप से, एक साइंटिफिक ढंग से, एक पिक्चोरियल स्टडी के रूप में हम लोग करेंगे। खैर, फिलहाल हम लोग भाग 1 और भाग 2 पर आज के इस चर्चा के विषय में शामिल कर रहा हूँ। तो चलिए, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 जो है भारतीय संविधान में जो दिया गया है वह राज्य, भारत के राज्य संघ के बारे में दिया गया है।
और यह जो है सो भाग 1 में है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो इसमें अनुच्छेद 1 की जब बात करते हैं, अनुच्छेद 1, तो अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी इंडिया दैट इज भारत। इस तरह की बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। भारत जो कि इंडिया है, यानी इंडिया दैट इज भारत, विच इज यूनियन ऑफ स्टेट, यानी जो राज्यों का संघ है। और इस प्रकार से ये बातें अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। और भारत जो कि इंडिया है और जो राज्यों का संघ है, तो राज्य यानी कुल अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह की चर्चा अनुच्छेद 1 में, जब कोई संविधान में संशोधन करके नए राज्य का निर्माण होता है और नए राज्य के निर्माण के बाद जो राज्यों की संख्या में वृद्धि होती है, उस राज्यों का चर्चा जो है अनुच्छेद 1 में कर दिया जाता है। हाँ कि इतने राज्य हैं और ये राज्य हैं, या फिर केंद्र शासित प्रदेश बना है, या फिर अधिग्रहित किया गया कहीं से, तो वैसे राज्यों के बारे में जो है सो चर्चा अनुच्छेद 1 में कर दिया जाता है। यहाँ ये अमुक राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, यह अनुच्छेद 1 में चर्चा कर दिया जाता है। नंबर 2, अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना के संदर्भ में है। यदि कोई नया राज्य भारतीय संघ में शामिल होता है या फिर कोई नया राज्य की स्थापना किया जाता है, तो वैसी स्थिति में उसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में कर दिया जाता है। और कह सकते हैं कि नए राज्यों के प्रवेश के संदर्भ में या फिर स्थापना करने के संदर्भ में अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। जैसे कि नए राज्य, जैसे कि गोवा को पुर्तगालियों ने भारत को दिया था, और पुर्तगालियों के द्वारा भारत को दिए जाने के बाद जो नए राज्य भारत में प्रवेश हुए हैं गोवा के रूप में, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 2 के तहत ही किया गया। या फिर कह सकते हैं सिक्किम के बारे में, सिक्किम को भी भारत में प्रवेश कराया गया, तो सिक्किम के बारे में जो चर्चा होगी अनुच्छेद 2 में स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। चलिए अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। अनुच्छेद 3 आर्टिकल नंबर 3, इसमें नए राज्यों का निर्माण, यानी किसी भी नए राज्य का निर्माण होता है, एक राज्य से दूसरे राज्यों को विभाजित करके नए राज्यों का निर्माण किया गया, तो उसकी चर्चा अनुच्छेद 3 में कर दिया जाता है। अनुच्छेद 3 के तहत ही नए राज्यों का निर्माण, जैसे कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश से नए राज्य उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से नया राज्य छत्तीसगढ़ बना, या फिर आंध्र प्रदेश से नया राज्य तेलंगाना बना, या फिर बिहार से नए राज्य झारखंड बना। तो ये इस तरह से नए राज्यों का जो निर्माण होता है अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। या फिर अनुच्छेद 3 में इस बात की भी चर्चा है कि वर्तमान जो राज्य है उन राज्यों का क्षेत्र कैसे है, उसकी सीमा कितना है, कहाँ से कहाँ तक सीमा है, या फिर उस नए राज्यों के निर्माण के बाद नामकरण, यानी राज्य का निर्माण हो गया तो उस राज्य का नामकरण, नाम क्या रखा जाएगा, तो नामकरण के संदर्भ में, नॉमिनाइजेशन के संदर्भ में भी जो है सो अनुच्छेद 3 में प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है, या फिर वर्तमान राज्यों का निर्माण के बाद जो उसका सीमा बनता है उस नए राज्य का निर्माण के बाद जो उसका नामकरण होता है, तो उन सारी बातों को अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 4 जो भारतीय संविधान के भाग 1 में है, अनुच्छेद 4 में जो नए राज्य बने हैं या फिर नए राज्य के निर्माण के बाद या फिर नए राज्य स्थापित हुए हैं, तो उसके बारे में प्रथम अनुसूची में दिखाया जाता है कि हाँ ये एक राज्य बना है। और उसके बाद जो अनुसूची 1 और अनुसूची 4, एक अनुसूची में जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है, तो भारत और राज्य क्षेत्र के बारे में अनुसूची 1 है, और अनुसूची 4 जिसमें अनुसूची 4 में हम लोग चर्चा किए थे कि नए राज्यों के निर्माण के बाद विभिन्न राज्यों का जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है, उस संदर्भ में जो सप्लीमेंट्री या फिर सब्सिडरी रिजल्ट होता है उस विषय के बारे में उपबंध किया गया है। तो इस तरह से राज्य के निर्माण के बाद जो नए राज्य का निर्माण होता है और जो उस अनुसूची
अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में जो है सो उसका अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री कर दिया जाता है, ये अनुच्छेद 4 के तहत। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं कि भारतीय संविधान का भाग 2 काफी महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान में, और यह भारतीय संविधान में भाग 2 नागरिकता के संबंध में चर्चा करता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक चर्चा है। भारतीय संविधान में 5 से 11 तक भारत में नागरिकता के संबंध में चर्चा किया गया है। हालांकि भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है, और यह जो एकल नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो नागरिकता यानी एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता, और ये एकल नागरिकता जो है भारतीय संविधान में ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 11 की चर्चा में थोड़ा सा पहले कर देता हूं, ऐसे तो मैं एक एक करके 5, 6, 7, 8, 9, 10 की भी बात करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा 11 की चर्चा कर देता हूं कि अनुच्छेद 11 के अनुसार भारतीय संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, और इसी संदर्भ में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा पारित किया गया, और इसके तहत ही भारत में एकल नागरिकता प्रदान किया गया है। कहने का आशय है कि भारत में जो सिंगल सिटीजनशिप जो प्रोवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वह संसद द्वारा पारित 1955 का इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो है सो किया गया है। इसके इसी परिप्रेक्ष्य में हम 2003 की बात भी कर लेते हैं कि नागरिकता विधेयक 2003 के तहत 16 देशों में दोहरी नागरिकता हासिल करने के लिए भारतीय मूल के लोगों को अनुमति प्रदान किया गया है। अब सवाल उठता है कि दोहरी नागरिकता यानी दूसरे देशों की भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह जो प्रावधान किया गया है उस प्रावधान को इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप के रूप में जाना जाता है, और इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप यानी भारतीय समुद्र पारीय नागरिकता की जो चर्चा करूंगा तो उसमें भारत के लोगों को, जो भारतीय मूल के लोग हैं, दूसरे देशों में भी नागरिकता प्राप्त किए हुए, वो वैसे लोगों को भारत में इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप दिया जाता है, लेकिन वैसे लोगों को भारत में जिनको इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप दिया गया है सिटीजनशिप विधेयक 2003 के तहत, तो उसमें यहाँ के नागरिकों की तरह यानी एकल नागरिकता की तरह उन लोगों को यहाँ लैंड खरीदने या फिर निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। हाँ, निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, लेकिन उम्मीदवार बनने का अधिकार उस एक्ट के तहत नहीं दिया गया है। चलिए मैं फिर वापस आता हूं एक एक करके कि अनुच्छेद 5 जो आर्टिकल 5 है भारतीय संविधान में और जो भाग 2 के तहत आता है, इसमें भारतीय नागरिकता के संबंध में चर्चा किया गया है कि संविधान लागू होने के बाद, यानी संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वतः यानी अपने आप ऑटोमेटिकली भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेगा। यदि उस व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक भारत में जन्म लिया हो एवं कम से कम 5 वर्षों तक भारत में निवास किया हो, या फिर उसके माता पिता को भारत की नागरिकता मिली है, वैसे लोगों को भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता प्रदान कर दिया जाता है। क्या बोला हूं कि संविधान लागू होने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति होगा उसको भारत की नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में जन्म लेने वाला उसके माता पिता में से कोई एक यदि भारत में जन्म ले लिया हो, या फिर कम से कम 5 वर्षों तक रहा हो जन्म लेने के बाद भी, या फिर उसके माता पिता को जो भारत की नागरिकता पहले से मिली हुई है, वैसे लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
ऐसा नहीं कि भारत का बहुत सारा नागरिक या भारत बहुत सारे लोग विदेशों में भी हॉस्पिटल में या विदेशों में भी जन्म लेता है, लेकिन उसके माता पिता भारत के नागरिक है, तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 6 की बात करता हूं, और अनुच्छेद 6 जो है नागरिकता के संबंध में चर्चा कर रहा है। और ये अनुच्छेद 6 जो है आर्टिकल नंबर 6, ये पाकिस्तान से भारत माइग्रेट करने वाला यानी पाकिस्तान से भारत आने वाला जो व्यक्ति होता है उसके संबंध में नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि भारत आने वाला, और भारत जो आने वाला केवल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, उससे अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से भारत आने वाला यानी माइग्रेट करने वाला व्यक्ति संविधान लागू होने के बाद से इस देश का नागरिक समझा जाएगा यदि वह और उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो और वह 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट किया हो। यानी एक डेट फिक्स कर दिया गया था कि 19 जुलाई 1948 के पहले यदि कोई पाकिस्तान से भारत आने वाला नागरिक है उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। जब कोई 26 जनवरी 1950 के बाद पाकिस्तान से भारत आ रहा है, लेकिन के बाद पाकिस्तान से आने वाले लोग जो 26 जनवरी 1950 के बाद से इस देश का नागरिक समझा जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो, तो इस तरह से भारत की नागरिकता वैसे लोगों को मिल जाएगी। अनुच्छेद 7 आर्टिकल नंबर 7, अब सवाल उठता है कि जो पाकिस्तान से भारत आया तो वैसे लोगों को 26 जनवरी 1950 के बाद भी नागरिक समझा जाएगा। शर्त यही है कि वो व्यक्ति जो है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो, वैसे लोगों को अनुच्छेद 6 के तहत भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। लेकिन अनुच्छेद 7 की जब बात करते हैं तो अनुच्छेद 7 जो है वो भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों को नागरिकता के संबंध में। अनुच्छेद 6 था कि पाकिस्तान से भारत आने वाले, अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान जाने वाले यानी भारत से पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता के संबंध में चर्चा करता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान माइग्रेट कर गया हो यानी भारत से पाकिस्तान चला गया हो और वह व्यक्ति मार्च 1947 के बाद गया हो, मार्च 1947 के बाद और फिर 19 जुलाई 1948 को भारत आ जाता है, यानी मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो भारत से और फिर पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 के बीच आ जाता है, तो उस व्यक्ति को पाकिस्तान से भारत आने के 6 माह के बाद भारत में रहना होगा और रहने के पश्चात उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। क्या बताया हूं कि वैसे व्यक्ति जो भारत विभाजन के दौरान बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, तो वैसे लोग जो मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो और फिर 19 जुलाई 1948 को पाकिस्तान से वापस भारत आ गया हो, तो आने के 6 माह के बाद उस व्यक्ति को भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। यानी आने के 6 महीना के बाद उस व्यक्ति को भारत में 6 महीना तक रहना होगा और रहने के पश्चात उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गया अनुच्छेद 7। ये था अनुच्छेद 6 था कि केवल पाकिस्तान में जो पहले से रह रहा है और वो भारत आ गया है और वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है, तो उसे वैसे व्यक्ति को अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता प्राप्त होगी भारत की। और अनुच्छेद 7 कहता है कि व्यक्ति भारत में पहले से रह रहा था, विभाजन के दौरान पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान चला गया मार्च 1947 के बाद, लेकिन फिर
19 जुलाई 1948 के बाद भारत वापस आ जाता है और आने के बाद 6 महीना तक व्यक्ति वो लगातार यदि भारत में रह रहा है तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यानी ये था केवल पाकिस्तान टू इंडिया माइग्रेट, और ये है इंडिया टू पाकिस्तान, देन पाकिस्तान टू इंडिया माइग्रेट। जो व्यक्ति होगा उसको डेट बस अंतर है कि जो व्यक्ति मार्च 1947 से यहाँ से गया और 19 जुलाई 1948 से पहले फिर पाकिस्तान से आ गया, तो वैसे व्यक्ति को अनुच्छेद 7 के तहत जो है सो भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से अनुच्छेद 6 और 7 काफी महत्वपूर्ण भारत पाकिस्तान के संदर्भ में। अब अनुच्छेद 8 की चर्चा कर लो। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारतीय मूल का व्यक्ति, आर्टिकल 1, भारतीय मूल का व्यक्ति यदि भारत से बाहर निवास करता है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। क्या बोला हूं कि भारतीय मूल का व्यक्ति यानी ओरिजिन, जिसका माता पिता भारत का है और वह भारत से बाहर निवास कर रहा है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 9, आर्टिकल 9 कि यदि कोई व्यक्ति जो भारतीय है और किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया है, या यूं कहे कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया है तो उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यदि मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति भारत के नागरिक है और जाके अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या और भी कहीं किसी देश का नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। तो अनुच्छेद 9 जो है नागरिकता समाप्त करने का भी प्रावधान है कि अनुच्छेद 9 के तहत उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी जो व्यक्ति दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 9 के बाद अब अनुच्छेद 10 की बात करता हूं। आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल नंबर 10 जो सिटीजनशिप के संदर्भ में है, भारतीय संविधान के भाग 2 में है। तो इसमें कहा गया कि नागरिकता के अधिकार के संबंध में चर्चा है। नागरिकता के अधिकार के संदर्भ में चर्चा अनुच्छेद 10 में है कि व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई है तो वैसे व्यक्ति को कुछ नागरिकता के संबंध में अधिकार प्रदान कर दिया गया है, जैसे कि वोट डालने का अधिकार, संपत्ति खरीदने का अधिकार, या फिर चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार। तो एकल सिंगल सिटीजनशिप के तहत जो है अनुच्छेद 10 के तहत वैसे व्यक्ति को, या फिर शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 10 के तहत नागरिकता के अधिकार यानी राइट टू सिटीजनशिप के बारे में चर्चा अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 के तहत किया गया है। अब आता हूं आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 ये नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 11 में, और कहा गया है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है, अदरवाइज किसी को नहीं, ना राष्ट्रपति, ना न्यायपालिका, ना विधानमंडल, बस केवल और केवल संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। और नागरिकता समाप्त करने और ग्रहण करने के संदर्भ में भी अनुच्छेद 11 में ही चर्चा है कि संसद को यह अधिकार है कि कानून कैसे बनाया जाए, नागरिकता के संदर्भ में किन किन बातों को कानून के तहत बनाया जाए। आइए, नागरिकता की बात जब हो ही रही है तो नागरिकता को समाप्त करने और ग्रहण करने के तरीका पर भी चर्चा कर लें। नागरिकता को समाप्त करने और नागरिकता को ग्रहण करने कैसे समाप्त किया जाता है और कैसे ग्रहण किया जाए। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान दिया गया है कि नंबर 1 की स्वेच्छा से यदि कोई व्यक्ति
स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग करना चाहे तो वह स्वेच्छा से त्याग कर सकता है। दूसरा, सेडिशन, एलिगेशन ऑफ सेडिशन यदि प्रूव्ड हो जाता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है। जिस किसी भी नागरिक पर राजद्रोह का मुकदमा यदि सिद्ध हो जाता है तब वह उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी राजद्रोह की मुकदमा यदि चल रहा किसी व्यक्ति पर और वह सिद्ध हो गया न्यायालय के द्वारा, तब उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है राजद्रोह के संदर्भ में, राजद्रोह सिद्ध होने पर। और तीसरा जो तरीका है नागरिकता समाप्त करने का, जो अनुच्छेद 9 में चर्चा मैंने पहले भी किया हूं, कि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने के बाद भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने के बाद भारत की नागरिकता वैसे लोगों को समाप्त कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। अब आइए नागरिकता ग्रहण करने का तरीका, किस तरह से सिटीजनशिप ग्रहण किया जाता है यानी प्राप्त किया जाता है। तो नंबर 1, जन्म के द्वारा यानी जन्मजात, जन्म के द्वारा। इसकी चर्चा मैंने अभी तुरंत अनुच्छेद 5 में चर्चा किया हूं कि अनुच्छेद 5 में कहा गया कि वैसे व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लिया हो, और भारत में जन्म लिया हो साथ ही साथ उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो जन्मजात के द्वारा अनुच्छेद 5 के तहत जो है सो नागरिकता ग्रहण करने का चर्चा भारतीय संविधान के भाग 2 में दिया गया है। दूसरा, वंशानुगत द्वारा, जब कोई बच्चा 26 जनवरी 1950 के बाद किसी दूसरे देश में जन्म लिया, जन्म के द्वारा क्या कि मैंने इसके बताया कि भारत में जन्म लिया हो, और उस व्यक्ति जो बच्चा भारत में जन्म लिया हो 26 जनवरी 1950 के बाद ये भारत में जन्मा, 26 जनवरी 1950 के बाद जो बच्चा भारत में जन्म लिया हो और साथ ही साथ उसके माता पिता में भी इससे कोई एक भारत का नागरिक हो, तो ऐसे लोगों को जन्म के द्वारा मिलेगा। और वंशानुगत कहने का आशा है कि जब कोई बच्चा 26 जनवरी 1950 के बाद किसी दूसरे देश में जन्म लिया हो, है ना, किसी दूसरे देश में यानी दूसरे देशों में जन्म लिया हो, ये भारत में जन्म लिया हो और ये भारत से बाहर जन्म लिया हो, तो उसके माता पिता में से कोई एक यदि भारत का नागरिक है तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता वंशानुगत आधार पर प्राप्त हो जाएगी। तीसरा, अर्जित क्षेत्र, एक्वायर्ड एरिया, अर्जित क्षेत्र। यदि किसी क्षेत्र को भारत द्वारा अर्जित कर लिया जाता है तब उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता स्वयं मिल जाएगी। क्या कहा हूं कि यदि किसी क्षेत्र को भारत द्वारा अर्जित कर लिया जाता है तब उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाती है। जैसे मान लिया जाए, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे गोवा, पुडुचेरी, सिक्किम, तो जैसे गोवा पुर्तगाली के अंदर था और पुर्तगाली के द्वारा पुर्तगाली वाला क्षेत्र जो गोवा था वह भारत सरकार अर्जित कर लिया, तो गोवा के क्षेत्र विशेष में रहने वाले जो भी नागरिक थे या जो भी व्यक्ति थे उसको भारत की नागरिकता स्वतः प्राप्त हो गई। या सिक्किम को भी भारत ने अर्जित कर लिया, तो सिक्किम में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाती है। मान लिया जाए कि हैदराबाद को भी अर्जित कर लिया भारत सरकार,
तो हैदराबाद में रहने वाले लोग स्वतः भारत के नागरिक हो गए, या फिर जूनागढ़ या फिर पुदुचेरी या फिर और भी अभी आने वाले समय में भी यदि किसी क्षेत्र को अधिग्रहित कर लेता है या अर्जित कर लेता है भारत, तो उस क्षेत्र में रहने वाला लोगों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। चलिए, देशीकरण, देशीकरण, इंडियनाइजेशन, देशीकरण, देशीकरण के आधार पर कुछ शर्त को पूरा करने वाले लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। कैसे? तो वह व्यक्ति किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहां भारतीय देशीकरण द्वारा नागरिक बनने से रोक दिया जाता है। यानी वैसे देशों का ही नागरिक देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है जहां के कानून में भारत के साथ देशीकरण का कानून नहीं है। यानी देशीकरण द्वारा नागरिक बनने के संदर्भ में कानून वहां है, तो वैसे देशों के लोगों को भी देशीकरण के द्वारा नागरिक बनने का अधिकार भारत में है। दूसरा, देशीकरण के द्वारा कि वह व्यक्ति जो भारत देश को अपना देश समझना चाह रहा है, मानना चाह रहा है और नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो वह अपने देश की नागरिकता को परित्याग कर चुका हो। मान लिया जाए कि कनाडा का कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे कनाडा की नागरिकता को समाप्त कर देना पड़ेगा, यानी परित्याग कर देना पड़ेगा। और यदि कनाडा के साथ भारत का देशीकरण के संबंध में संधि किया हुआ है, तो वैसे स्थिति में कनाडा के व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकता है। मान लिया जाए कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ देशीकरण की संधि नहीं है, देशीकरण का नियम नहीं है भारत और पाकिस्तान के संबंध, तो पाकिस्तान से आने वाले लोगों को भारत में देशीकरण के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी। इसीलिए टर्म एंड कंडीशन है कि उन देशों में भी देशीकरण द्वारा नागरिक बनाने का अधिकार यदि दिया गया है, तो वैसे देशों के नागरिक को भारत में नागरिकता प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि उस देश में देशीकरण के द्वारा नागरिक बनने का अधिकार हो और उस देश का नागरिक, उस देश का व्यक्ति उस देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो। देशीकरण के संदर्भ में अन्य जो तथ्य है कि देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया जाता है और आवेदन देने से पहले कम से कम 1 वर्ष तक लगातार वह व्यक्ति भारत में रहा हो। आवेदन देने से पहले कम से कम 1 वर्ष तक लगातार भारत में रहा हो। उसके बाद उस व्यक्ति का जो दूसरे देश का है, उस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो और भारत के किसी प्रादेशिक भाषा या फिर राजभाषा का अच्छा जानकार हो। यानी यहाँ का रीजनल लैंग्वेज, किसी एक रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषा है, किसी एक भाषा के बारे में अच्छे से जानकारी हो या फिर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में जानकारी हो। साथ ही साथ वह व्यक्ति मानसिक रूप से दिवालिया ना हो, नॉट मेंटल डिजॉर्डर, यानी मेंटल डिजॉर्डर नहीं होना चाहिए। वैसे व्यक्ति को भी भारत के देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो सकती है। और यदि कोई व्यक्ति अपने देश की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता ग्रहण करता है, तो कम से कम उसे 12 वर्षों तक लगातार भारत में रहना होगा। 12 वर्ष तक लगातार भारत में रहेगा, अपने देश की नागरिकता त्याग करेगा और उसके लिए जब आवेदन दिया जाएगा तो आवेदन देने से पहले भी 1 वर्ष उसे भारत में रहना पड़ेगा। भारत की भाषा के बारे में जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ उस व्यक्ति को भारत का संविधान, भारत का राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना पड़ेगा। यानी वह भारत का राष्ट्रगान, भारत का संविधान, भारत का राष्ट्रध्वज का आदर करने वाला व्यक्ति हो। वैसे व्यक्ति को ही जो है सो देशीकरण के आधार पर भारत का नागरिकता ग्रहण करने का अधिकार है। एक और है पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो 26 जुलाई
1947 के बाद पाकिस्तान से आए हो, ऐसे व्यक्ति जो 26 जुलाई 1947 के बाद पाकिस्तान से आए हो, उस दशा में भारतीय नागरिक माने जाएंगे जब वे आवेदन देकर अपना नाम भारतीय नागरिकता आयुक्त अधिकारी के पास नागरिकता के रजिस्टर पर दर्ज करा लिया हो, वैसे व्यक्ति को पंजीकरण के द्वारा जो भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सके। क्या बोला हूं कि वैसे व्यक्ति जो 26 जुलाई 1947 के बाद पाकिस्तान से भारत आया हो और भारतीय नागरिकता तभी उसे प्रदान किया जाएगा जब वे अपना आवेदन देकर भारतीय नागरिकता आयुक्त अधिकारी के पास नागरिकता के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा लिया हो, वैसे स्थिति में रजिस्ट्रेशन के द्वारा। साथ ही साथ पंजीकरण के तहत और भी तरीका है, जैसे ऐसे व्यक्ति आवेदन देने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में रहा हो और उनके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ, यानी जब संयुक्त भारत था, भारत पाकिस्तान विभाजित नहीं था, जब संयुक्त भारत था तो संयुक्त भारत में उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, वैसे लोगों को जो पाकिस्तान से भारत आ रहा हो उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी रजिस्ट्रेशन के द्वारा। तो कहने का आशय है कि पंजीकरण के द्वारा पाकिस्तान के संदर्भ में जो बातें कही गई है कि जब संयुक्त भारत था तो वैसे स्थिति में उस व्यक्ति का माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत अविभाजित भारत में हुआ हो या फिर दोनों का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शर्त यही है कि 26 जुलाई 1947 के बाद वो भारत आया हो और भारत आने के बाद उसे अपना आवेदन देना पड़ता है भारतीय नागरिकता आयुक्त अधिकारी के पास, और आवेदन देने के बाद उसे नागरिकता के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज होता है। तो इस तरह से पंजीकरण के द्वारा एक और तरीका है, यदि कोई विदेशी स्त्री जो भारतीय पुरुषों से विवाह कर ली है तो ऐसी स्थिति में जो है आवेदन देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकती है। विदेशी स्त्री जो भारत के पुरुष से विवाह किया है और विवाह करने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसे पंजीकरण कराने के लिए उसे आवेदन देना होगा, और आवेदन देने के बाद उस व्यक्ति की, इस महिला को भारत में नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से नागरिकता को ग्रहण करने के 5 तरीके हैं: जन्म के द्वारा, वंशानुगत द्वारा, अर्जित क्षेत्र द्वारा, देशीकरण द्वारा और पंजीकरण द्वारा। जबकि समाप्त करने का तरीका है कि स्वेच्छा से व्यक्ति अपनी नागरिकता को समाप्त कर सकता है। राजद्रोह यदि सिद्ध हो जाएगा तो उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और दूसरे देशों की नागरिकता यदि ग्रहण कर लिया है तो फिर भारत की नागरिकता उसे स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ भारतीय संविधान के भाग 1 और भाग 2 पर चर्चा किया हूं। भाग 1 में संघ और राज्य के बारे में जो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है, और भाग 2 में जो नागरिकता के संबंध में है और नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 5 से 11 तक में है, जो एकल यानी सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, जो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसमें हम लोग अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 की चर्चा कर लिया हूं, और उसके बाद भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है सो किस तरह से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है और किस तरह से नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है, इन संदर्भों पर हम लोग चर्चा किए हैं। अभी कुछ कंटेम्परेरी इशू है, जैसे कि CEA या NRC, उस पर मैं एक अलग से वीडियो दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ विशेष संदर्भों में ही किसी को नागरिकता प्राप्त दिया जा रहा है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, NRC CEA उस पर। तो आज के इस एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा है, इसके बारे में आप लोग लाइक करते हो, कमेंट कर अवश्य जानकारी दें, और इस चैनल को अधिक से अधिक लिंक को शेयर करते हुए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।